दोस्तों मेरी एक स्टूडेंट है क्लास 9th के, मिष्टी। उसको मैंने ये पॉपुलेशन पे कहा था, वर्क असाइन किया था, तो उसने बहुत अच्छा काम करके भेजा है। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वैसे भी फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आज का जो हमारा स्टडी है उसका एम है कि हम पॉपुलेशन का साइज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे उसका बंटवारा हो रखा है और उसकी महत्ता, इसके बारे में जानेंगे। आपको इससे मालूम होगा कि ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन है, वही किसी कंट्री के लिए सबसे बड़ा एसेट है और वही किसी कंट्री के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सबसे पहले बोलते थे कि एरिया में इंडिया, तो हम लोग बोलते थे सर 7वां नंबर पे। पॉपुलेशन में इंडिया, तो हम लोग बोलते थे दूसरा नंबर पे, क्योंकि चाइना नंबर 1 है। ठीक है। और तुमको मालूम है कि जो जनगणना होती है वो 10 सालों में होती है एक बार। 2021 में वो कोविड पीरियड था तो सही से हो नहीं पाया। तो जो डेटा है हम लोगों के पास, सरकार जो है वो करवा रही है काम इस पे, लेकिन जो डेटा है वो 2011 लेवल का है। लेकिन अभी एक रिसेंट न्यूज में आपने देखा होगा कि नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमने चाइना को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है, और किसी मामले में पछाड़ा हो चाहे नहीं पछाड़ा हो। अब ये इंसान या ये जनसंख्या जो है ये एक समस्या भी है ना। लेकिन कैसी जनसंख्या एक समस्या है? तो अगर वो अशिक्षित है, बीमार है, हुनर नहीं है, तो वो एक समस्या है, हेडेक है। और वो एसेट कब बन जाता है? तो कोई भी रिसोर्स का यूज कौन करेगा? पॉपुलेशन ही करेगा ना। तो वो पॉपुलेशन अगर शिक्षित है, उसके पास हुनर है, स्किल्ड है, ठीक है, स्वस्थ है, तो फिर वो एक एसेट है। क्यों? क्योंकि इंसान जो पैदा हो रहा है, तो मुंह तो एक ही है, हाथ दो हैं। 2 हाथों से काम करके एक मुंह को भरेगा, एक पेट को भरेगा, प्लस और को भी सपोर्ट करेगा। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसस? जनसंख्या क्या है, जनगणना क्या है? A census is an official enumeration of population done periodically. सेंसस में क्या होता है, जनगणना में क्या होता है? हर जगह जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं। एक बड़ा काम है, बहुत सारे लोग, बहुत संसाधन व्यय होता है, और एक पीरियोडिक नेचर का चीज है, 10-10 साल के अंतराल पे होता है। द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। अगर भारत में बात करें तो पहली बार 1872 में हुआ, और जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ वो 1881 में हुआ। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। और उसके पश्चात हम लोगों ने ये कर लिया कि हर 10 साल पे जनगणना करवाएंगे। इंडिया पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो चूंकि नया डेटा जो है 2021 वाला वो आया नहीं है और आपके बुक में भी नहीं है, ठीक है, तो जो डेटा है वो 2011 का ही है। तो उसी के आधार पे देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो आप देख रहे हैं 1210.6 मिलियन। अभी तो हम लोग उससे ज्यादा हो रखे हैं। वर्ल्ड का परसेंटेज जो है 17.5%। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम। टॉप 5 स्टेट हैविंग ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन, वो 5 राज्य जहां पर लगभग आधी जनसंख्या रह रही है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। बिगेस्ट स्टेट विद पॉपुलेशन, बिगेस्ट स्टेट एरिया वाइज, ये जो है एरिया वाइज वो राजस्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर लिया जाए तो 382 था, और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट जो था वो बिहार था, और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश था। कंट्रीज हैविंग हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया, तो 2 कंट्री हैं जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा थी उस वक्त, वो थे बांग्लादेश और जापान। हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेटेड? बोलता है जनसंख्या घनत्व किस तरीके से निकालेंगे। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का यही तरीका है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हम आपको मालूम है कि हर जगह का टेरिन अलग अलग है, बनावट अलग है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, और दूसरे भी कारक हैं, जिसकी वजह से किस स्थान पे कितनी जनसंख्या होगी वो प्रभावित होता है। और जनसंख्या घनत्व जो है हमें एक आंकड़ा देता है कि किस प्रकार ये अनइवन, मतलब असमान रूप से वितरित है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी हुई। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें
तो सबसे सघन जनसंख्या वाला देशों में से हम एक हैं। हाउ कैन पॉपुलेशन ग्रोथ बी एक्सप्रेस्ड, बोलता है कि जनसंख्या वृद्धि, इसको हम कैसे देखेंगे? तो दो तरीके से होगा, एक तो एब्सोल्यूट नंबर में और एक परसेंटेज। एब्सोल्यूट नंबर में क्या हुआ कि भाई पहले कितना था अभी कितना है, माइनस कर लो, निकल गया। और दूसरा क्या होगा कि परसेंटेज में, मान लो पहले 600 था अभी 900 हो गया, 300 का ग्रोथ हुआ। ये 300 का ग्रोथ जो है ये हुआ एब्सोल्यूट ग्रोथ, और परसेंटेज में तो 300 ऊपर 600 नीचे गुना 100 यानी 50% का ग्रोथ हुआ। ऐसे ही निकाला जाएगा। तो एब्सोल्यूट नंबर में, द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, इट इज obtained by simply subtracting the earlier population, it is referred as the absolute increase। और अगर परसेंटेज के तुलना में देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें, इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम, कि वार्षिक वृद्धि कितनी हुई। एग्जांपल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मींस कि अगर शुरू में 100 होगी और 2% ग्रोथ रेट है, यानी साल के अंत में 102 हो जाएगा, है ना। दिस इज रेफर्ड एज द एनुअल ग्रोथ रेट। अब कुछ टेबल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप 1991 में 1951 में देखिए 361 था, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना है और एनुअल ग्रोथ रेट। फिर देखिए 1961 का दिया है, 1971 का दिया है, 81, 91, 2001, 2011 तक का आपको दे रखा है। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो 1981 वाला जो पीरियड था उसमें एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज्यादा है, 2.22%। देखो आज की डेट में अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इस तरीके का टेबल दे करके भी इसको हॉट में डाल देगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, बोलेगा कि ये है, अब इसके हिसाब से एनालिसिस करो। ठीक है, तो क्या एनालिसिस बनेगा कि हम देख रहे हैं कि 1981 में जो है वो सबसे ग्रोथ रेट ज्यादा है। शुरू में 1951 में जो ग्रोथ रेट है वो 1.27% है। तो वो जो समय है वो आजादी के कुछ दिनों के बाद का है। उस वक्त क्या है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाकी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए ग्रोथ रेट कम है। फिर बोलोगे कि 2011 में ग्रोथ रेट फिर कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है? तो लोग अब पढ़ लिख लिए हैं और जो फैमिली प्लानिंग वगैरह है ये चीज समझ में आ गया, लोगों को ये समझ में आने लगा है कि परिवार का आकार अगर छोटा रहेगा तो संसाधनों का सही उपयोग होगा, कम ही बच्चे हों और उन बच्चों को अगर अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए तो एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप इनके बिहाफ पे बोल सकते हो। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज बोलता है कि किन कारकों से जनसंख्या में परिवर्तन आता है। देर आर 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो 3 मुख्य कारक है। पहला जो है वो है बर्थ रेट का, दूसरा है डेथ रेट का, तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या हुआ कि 1000 जनसंख्या में एक साल में कितने लाइव बर्थ हुए, वो हुआ बर्थ रेट। डेथ रेट क्या हुआ, तो डेथ रेट हुआ कि 1000 जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग नहीं रहे एक साल के दौरान, वो हुआ डेथ रेट। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अगर हम माइनस कर देंगे तो ग्रोथ आ जाएगा, है ना। बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, उसका जो डिफरेंस है वो ग्रोथ देगा। और एक और फैक्टर क्या होता है, माइग्रेशन, प्रवास। बहुत सारे लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और यह जो माइग्रेशन है वो कई रीजनों से होता है। कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए जा रहा है, कोई जो है वो एडवर्स सिचुएशन से बचने के लिए जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं। The natural increase of population is the difference between birth rate and death rate। तो अगर नेचुरल इंक्रीज की बात करें कि प्राकृतिक वृद्धि कितनी हुई, तो वो बर्थ रेट और डेथ रेट का अंतर है। बर्थ रेट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट है लोगों का एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक टेरिटरी से दूसरे रीजन में। और माइग्रेशन जो है वो क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। और यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो अगर 1951 में देखें तो मिलियन प्लस सिटीज जो है वो 5 हैं, 2011 में देखेंगे तो 53 है, और आज के डेट में अगर 2021 का डाटा मिलेगा तो ये मुझे लगता है कि 80 के आसपास हो गए होंगे और नए शहर जुड़े होंगे, है ना। देखते हैं ना कि जो गांव है, गांव कस्बा है, वो धीरे धीरे नगर बनता है, नगर जो धीरे धीरे शहर बनते हैं, शहर जो है वो फिर धीरे धीरे महानगर बन जाते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों।